हेलो माय डियर्स। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी। दैट इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेंटर ऑफ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास मैकेनिक्स का, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो उसमें आपके पास जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है वो एक्चुअली में है दैट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसके अंदर सेंटर ऑफ मास और आपके पास रोटेशनल आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होगा ये आपके पास जेई मेन और एडवांस तक हम लोग इसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक हम लोग सेंटर ऑफ मास से। तो आपके पास चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, और भी इसमें ऐड होते हैं सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। लेकिन हम लोग अभी बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे ही फोकस करेंगे। एक बार अगर मुझे सेंटर ऑफ मास समझ में आ गई इस सेंटर ऑफ मास, तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन वगैरह। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट एक्चुअल डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मैं डेवलप करूं तो किसी भी बॉडी में जो सेंटर ऑफ मास है, समझना सेंटर ऑफ मास शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। तो ये आपके पास पॉइंट है। मैं बेसिक पहले एक छोटा सा लाइन लिखता हूं, फिर उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द पॉइंट इन स्पेस। इट इज द पॉइंट इन स्पेस where the mass of a body assumed to be concentrated। ये आपके पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेंट्रेटेड, बेसिक डेफिनेशन। अगर मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन की बात करूं, इसको डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते हैं, आपके बुक में लिखी रहती है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होता है, कहीं कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। लेकिन हाँ, अभी बेसिक फिलहाल समझने के लिए इट इज लाइन इंपॉर्टेंट। क्या लाइन बोल रहा है एक एक करके समझते हैं। बोल रहा है कि आपके पास सेंटर ऑफ मास क्या है, तो सेंटर ऑफ मास आपके पास एक पॉइंट है। इट इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पॉइंट है। आपके पास पॉइंट के पास नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो डायमेंशन, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ये आपको पता है। तो इट इज ए पॉइंट। कहां पे पॉइंट है? पॉइंट आपके पास स्पेस। स्पेस कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस। स्पेस कहने का मतलब ये स्पेस बॉडी के अंदर भी हो सकती है। ये पॉइंट का लोकेशन स्पेस में, स्पेस मतलब बॉडी के अंदर के स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, एज वेल एज बॉडी के बाहर की वाली भी स्पेस के बारे में बात कर रहा हूं। पॉइंट इन स्पेस वेयर मास ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी मास आपके पास है तो मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का मास, किसी भी बॉडी का मास को माना जा सकता है। एज्यूम होगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी के मास को, अगर मैं उस पॉइंट पे एज्यूम मान लूं कि बॉडी का सारा मास आपके पास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे आपके पास बैठा हुआ है, इसको आप क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मास। कौन के? उस पॉइंट को। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये आपके पास। समझते हैं इसको एक बेस्ट एग्जांपल से। जैसे मैं एग्जांपल, मेरे हाथ में क्या है? मास है, ऑब्वियस है, मार्कर है, तो मार्कर को मैं एक मास एज्यूम कर सकता हूं, और ये एक्चुअली में मास है भी। अब ये क्या बोल रहा है समझना। बेसिकली एक बॉडी दिख रही है, इट इज ए बॉडी। इस बॉडी के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट, इस बॉडी के अंदर, क्लियर, आप एक कोई पॉइंट को ढूंढो और
उस पॉइंट पे सारे के सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। ठीक है ना? अगर ऐसा माना जा सकता है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मास। क्या आपको मेरी बात पहुंची, माइंड में पहुंची? क्या क्लियर है ये लाइन आपके पास? अब बोलोगे सर ऐसा है तो स्पेस आपने क्या लिखा? इनसाइड द बॉडी लिखो। आप स्पेस क्यों लिखना, सीधा लिखो इनसाइड द बॉडी। सब्र करो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, समझना। एग्जांपल के तौर पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, आप ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। तो मुझे ये लाइट लेनी पड़ रही है, ऑब्वियस है, अभी आपको अंधेरा आ गया होगा। जैसे ये लाइट को अगर मैं देखूं, शेप ये कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस लाइट? बोलोगे सर रिंग है। ऑब्वियस है रिंग है। अच्छा, आप खुद ही सोचो, खुद ही बायोलॉजिक सोचो, अगर आपके पास इस मास को किसी एक पॉइंट पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड मानना है, तो कौन सा पॉइंट आप मानोगे? व्हाट इज द एग्जैक्टली पॉइंट? क्या आप इसके सेंटर को मानोगे? यहां पे, यहीं पे तो मास होगा। एक साइकिल का पहिया देखे हो, साइकिल का पहिया रिम, उसमें एक्सल आप कहां पे लगाते हो? सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या इस बॉडी के अंदर है? बॉडी तो ये है, क्या बॉडी के अंदर है? नहीं, हवा में है। देखो सेंटर ऑफ मास। क्या आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के अंदर भी हो सकती है और किसी बॉडी के बाहर भी लाई कर सकती है। इसीलिए मैं यहां पे क्या लिखा? दैट इज द स्पेस। क्या ये डेफिनेशन आपके पास क्लियर हो गई? मैं लाइट लगा देता हूं। ओके, चलो अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है इस डेफिनेशन में, कि आपके पास जब इस डेफिनेशन के हिसाब से चलते हो ना, तो आपके पास कहीं कहीं पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। ठीक है ना? कहीं कहीं पे आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। पार्टिकुलरली आपके पास जब डेंसिटी मटेरियल की अलग है, शेप थोड़ा सा आपके पास डिस्टॉर्टेड शेप हो जाए, तो वहां पे है ना ये मुश्किल में डाल देती है। तो इस चीज को सही करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़िया डेफिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन हालांकि ये भी सही है, 99% तक ये सही रहता है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो वहां पे सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, उसमें कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता है ये डेफिनेशन। ठीक है? तो अगर मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर मुझे देना है प्रॉपर डेफिनेशन, तो मुझे एक टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा समझिएगा, दैट इज द मास मोमेंट। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगी, कई सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मास मोमेंट, और यहाँ पे डिफरेंसेस भी हम लोग लिखेंगे। मास मोमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब का डिफरेंसेस क्या है, और सेंट्रॉइड व्हाट इज दिस, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं मास मोमेंट पे। व्हाट इज द मास मोमेंट? मास करने का मतलब आपके पास कोई भी एक बॉडी हो सकती है, एक्सटेंडेड बॉडी हो सकती है, जैसे कि ये मार्कर एक्सटेंडेड बॉडी, या आपके पास कोई एक पॉइंट बॉडी हो सकती है। या तो एक्सटेंडेड बॉडी होगी, नहीं तो आपके पास पॉइंट बॉडी होगी। मास आपके पास उसी तरीके से रहेगा। अब अगर मैं किसी मास मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। क्या बतानी पड़ेगी? किसके अबाउट आप मास मोमेंट निकाल रहे हो, समझना। जैसे आपके पास, मैंने एक एज्यूम करा कि सपोज करो ये आपके पास एक पॉइंट मास है, ये सपोज करो आपके पास पॉइंट मास है, और मैंने बोला मास मोमेंट आप बता दो, तो क्या ऐसे ही बता देंगे? नहीं बता सकते। आपका आंसर ये इनकम्प्लीट है। मास मोमेंट कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे? तो आपके पास मास मोमेंट के डेफिनेशन से आपके पास चाहिए एक
एक्सिस मास मोमेंट निकालने के लिए, या बोल सकते हो एक पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट आप मास मोमेंट निकालोगे। क्लियर? तो आपके पास एक पॉइंट लेना पड़ेगा या एक आपके पास एक्सिस लेना पड़ेगा। ये आपके पास है पॉइंट या आपके पास एक्सिस। क्लियर? ये पॉइंट या एक्सिस। अब आप ये बोल सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, व्हाट इज द मास मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो आप निकाल लो। सिंपल तरीका है आप निकालने का। तो बोलोगे कि आप बताओ कि इस मास का यहां से डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने बोला आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या एक्स है, कुछ भी आप ले सकते हो। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर? तो आप बोलोगे यहां से आर वेक्टर पे है ये, तो आप बोलोगे मास मोमेंट की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ मास मोमेंट इज, मास मोमेंट की आपके पास यहां पे वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ मास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ मास। ये डेफिनेशन होता है मैथमेटिकली मास मोमेंट का। क्लियर? क्या ये आपके पास क्लियर है? मास मोमेंट, किसी भी बॉडी का मास अगर मोमेंट निकालनी है तो आप सेंटर देखो किसके अबाउट निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आर इंटू एम। ये आपके पास आ गई मास मोमेंट। बोलोगे सर एक ही मास आपने लिया, अगर कई सारे मासेस होंगे तो कोई बात नहीं है। मान के चलो आपके पास एक सिस्टम है, एक आपके पास एक सिस्टम करने का मतलब कि एक आपके पास बॉक्स है, उसमें कई सारे मासेस है। तो मान के चलो आपके पास एक सिस्टम में कई सारे मासेस है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, इस तरह से मासेस है। बोला बताओ इसका मास मोमेंट, इस टोटल मास का मास मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, दिस O पॉइंट के अबाउट क्या होगा। तो बोलोगे कुछ नहीं, O के अबाउट देखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इच मासेस, M2 का पोजीशन क्या है, M3 का पोजीशन क्या है। इसको सपोज करो आप बोल रहे हो R1 वेक्टर पोजीशन पे है O से, ये आपके पास R2 वेक्टर है, ये आपके पास R3 वेक्टर है, ये सारे मासेस का पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन है, ओरिजिन से M1 R1 पोजीशन पे है, ओरिजिन से M2 R2 पोजीशन पे है, ओरिजिन से M3 R3 पोजीशन पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका आपके पास सेंटर ऑफ मास नहीं सॉरी मास मोमेंट, तो मास मोमेंट आप हो जाएगी, आप ऐड कर दो, ऑब्वियस है। मास मोमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस M4 R4 वेक्टर। जितने भी मासेस होंगे इस तरह से आप ऐड कर दोगे, नेट मास मोमेंट आपके पास सिस्टम ऑफ मासेस की वजह से मिल जाएगा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? सेंटर ऑफ मास एंड मास मोमेंट। अब इसको इरेज करते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है भाई, सही से मिट जा भाई। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ। बोलोगे सर आपने मास मोमेंट क्यों बताया, अब समझाता हूं, आप डिटेल से समझो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास एक मार्कर है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। एक्चुअली में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन समझो आप सेंटर ऑफ मास करके, ठीक है, सेम होती है। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं। तो ये आपके पास मार्कर दिख रहा है, पेन, एवरीबॉडी डू यू सी द पेन। अब आपको इसके अंदर बतानी है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये तो आपके पास अगर ये बॉडी को देखो तो इसमें बिलियंस ऑफ मासेस, छोटे 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 मासेस से मिलकर बना हुआ है।
करोड़ों अरबों खरबों मासेस इसके अंदर है। तो उस पॉइंट में से, इतने सारे पॉइंट में से आपको वो पॉइंट लोकेट करनी है जहां पे सेंटर ऑफ मास आप बता सको। तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा, किसी को तो सेंटर ऑफ मास नहीं बोल सकते हैं, बिलियंस ऑफ पार्टिकल है। सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होगा। तो आपके पास इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? बहुत सारे हैं, 130 करोड़। क्या उसमें से सभी को आप पीएम बोल दोगे? या उसमें से कोई एक आदमी होगा जो पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर? ऑब्वियस यहां पे भी वही है सिचुएशन। इसमें हजारों अरबों करोड़ों बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इतने सारे पॉइंट है। इसमें से मुझे वो पॉइंट को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट लाइन, जहां पे नेट मास मोमेंट जीरो हो जाए, जिसके अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का नेट मास मोमेंट शुड बी जीरो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास पार्टिकल दिख रहा है, इसका मास मोमेंट जीरो करनी है। मतलब मोमेंट करने का मतलब नो रोटेशन। मोमेंट का मीनिंग ही है, मोमेंट का इफेक्ट क्या है? रोटेशन। जड़े मोमेंट रोटेशन नहीं है, पहली बात आपके लिए। मोमेंट आपके पास इफेक्ट है रोटेशन का। अगर मोमेंट कहीं पे आया तो आइदर वो मोमेंट क्या करेगी? बॉडी को घुमाना चाहेगी। अगर सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन है, वो पॉइंट है जहां पे अगर आप बॉडी को रोक दो, रख दो, तो उसका नेट मोमेंट आपके पास हो जाएगी जीरो। एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर अभी आपको दिख रहा है स्टेबल, रुका हुआ दिख रहा है। मतलब कि ये मार्कर के लेफ्ट वाला जो मासेस है उसका मोमेंट, जो राइट वाले मासेस का मोमेंट होगा, वो बैलेंस कर रहा होगा। अगर आप वेक्टर ऐड करो, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, तो ये आपके पास इस मेरी उंगली के अबाउट जीरो आएगा। क्या मेरी बात आपके भेजे तक पहुंची? बी कॉन्सेंट्रेट, क्लियर? तो अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, समझिएगा, ये मेरा था मार्कर, समझिएगा, थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल। ये रहा मेरा मार्कर, ठीक है। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था, पिक्टोरियली आप समझो, इसमें कई सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ आपके पास ऐसे पार्टिकल भरे पड़े हैं। कई सारे इसके अंदर पार्टिकल बोल सकते हो या पॉइंट है, मिलियंस बिलियंस ऑफ ऐसे। आप ऐसा थोड़े ही कि कोई भी पॉइंट को उठा करके बोल दो कि तुम पीएम हो, तुम सेंटर ऑफ मास हो, नहीं बोल सकते। कुछ ना कुछ स्पेशल क्राइटेरिया वो फुलफिल करना चाहिए, तभी तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास का लगा। सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरा का पूरा मास की जिम्मेवारी उस पर दे रहे हो, तो स्पेशल होना चाहिए ना वो। तो अगर स्पेशल होना चाहिए तो आपके पास इस सारे मासेस में से आप वैसे मास को ढूंढोगे, आप वैसे पॉइंट को ढूंढोगे। सपोज करो ये पॉइंट अपने को ये रहा, सपोज करो कि ये पॉइंट अपने को ये है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्राइटेरिया ऑफ द कंडीशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पॉइंट, कि इधर का मोमेंट, मास मोमेंट, जितने भी आपके पास मासेस है लेफ्ट साइड, उसकी वजह से मास मोमेंट जो आएगा, और राइट साइड वाले जितने भी पार्टिकल है उसकी वजह से जो मास मोमेंट आएगा, वो मास मोमेंट का समेशन शुड बी जीरो। क्लियर? अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं सेंटर ऑफ मास का, रियल डिफिनेशन। सेंटर ऑफ मास इज that point in space. Center of mass is that point in space where, या बोल सकते हो which the net mass moment about this point is
0। क्या आपको यहां तक डेफिनेशन क्लियर हुआ सेंटर ऑफ मास? इट इज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डेवलपमेंट, बेसिक आपके पास यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है। मास मोमेंट अंदर वाले पॉइंट से भी क्या अबाउट 0 हो सकती है, या कुछ बॉडी में आउटसाइड पे भी 0 होती है, जैसे रिंग, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो ये सारे आपके पास बात करेंगे आगे जब चलेंगे, तो इस पे पूरा डिटेल बात करेंगे, कहां पे क्या सेंटर ऑफ मास होती है, करेंगे, टेंशन मत लो। तो आई होप आपको ये दोनों जो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपके पास वो पॉइंट है जहां पे आप सारे मास मोमेंट को आप 0 मान सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना, उसके अबाउट मास मोमेंट 0 होता है। ठीक है, और जब हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप देखोगे सेंटर ऑफ मास का मोशन नो रोटेशन होता है, या नहीं तो ट्रांसलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप उससे भी जान सकते हो कि अगर आप एक बॉडी को अगर घुमा रहे हो तो ऑब्वियस है हर एक बॉडी का मोशन कैसा है। अगर मैं इस स्केल को घुमाऊंगा तो इसका आपके पास अगर ये पार्टिकल का मोशन देखो तो ये पार्टिकल मूव कर रही है। ठीक है ना, कैसा मूव कर रही है, तो सर्कुलर मोशन मूव कर रही है। ये एंड ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो ये एंड कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का कंडीशन है आइदर वो मूव करेगा लीनियर, नहीं तो मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वहां से भी आप सेंटर ऑफ मास को मूव करवा सकते हो। इस केस में देखो रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो वो तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे आपके पास लेक्चर इस पे मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं अब आगे की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बात करेंगे, थोड़ी आगे चलने दो, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज दिस, पहले हम सेंटर ऑफ मास के बारे में देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना। यहां पे दो कंडीशन बनती है कि आपके पास दो तरह की बॉडी हो सकती है। पॉइंट बॉडी हो सकती है, बहुत सारे एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे पॉइंटेड बॉडी हो सकती है, या कंटिन्यूअस बॉडी हो सकती है। पॉइंटेड बॉडी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। पॉइंटेड बॉडी का नाम क्या है, डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास अपने को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम आपके पास वो सिस्टम ऑफ मासेस होती है, सिस्टम ऑफ मासेस जिसके अंदर मास, पॉइंट मास रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, कई सारे रहेंगे। एक स्पेस, ये सपोज करो एक सिस्टम है, एक स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर कई सारे पॉइंट मास इस तरह से फैले हुए होंगे जगह पे। जैसे कि एक आकाश में, एक आप रात में आकाश में स्टार का लोकेशन देखते हो, तो स्टार क्या आकाश में पूरा कंटिन्यूअस फैला होता है जैसे इसमें पूरा मास फैला हुआ है? नहीं, कुछ जगह रहेगा, कुछ जगह नहीं होगा, कुछ जगह रहेगा, कुछ जगह नहीं रहेगा। तो ये सिस्टम ऑफ मास को आप क्या बोलते हो, डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है ना, अगर कोई भी मासेस अगर किसी स्पेस में इस तरीके से फैला हुआ है तो आप इसको बोलोगे डिस्क्रीट मास सिस्टम। क्लियर? अब इस डिस्क्रीट मास सिस्टम का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालनी, तो मुझे बेसिकली एक फॉर्मूला चाहिए जो सेंटर ऑफ मास को बता दे। तो ऑब्वियस है मैं कई सारे मासेस ले सकता हूं, लेकिन मैं अभी फिलहाल दो मास दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई सारे मासेस लूंगा तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा,
कैलकुलेशन थोड़ा हैवी बन जाएगा। तो हम लोग सिंपल एक मास सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर बस 2 मासेस है, समझ लीजिएगा। एक सिस्टम के अंदर एक मास ये है और दूसरा मास ये है। ये मास है सपोज करो m1 और ये मास है सपोज करो m2, ठीक है, क्लियर। इस दोनों मासेस का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, मानते हो या नहीं? अगर एक सपोज करना कि एक मास आपके पास है, समझना, एक मास है आपके पास यहाँ पे, एक मास है यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे तो आएगा बीच में। बीच में क्या बाय लॉजिक सोचो ना, एक मास यहाँ पे एक मास यहाँ पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? बिल्कुल बीच में कहीं पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे, या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है ना। ये लोकेशन किसका है? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है इस दोनों पार्टिकल का, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसा करता हूं कि एक मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए इस मास को एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सेट कर देता हूं ताकि लोकेशन वगैरह सही से मैं फाइंड आउट कर पाऊं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस और ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस और ये आपके पास आ गया जेड एक्सिस। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इस सिस्टम को रख दिया। ये रहा आपके पास ओरिजिन। ओरिजिन से m1 का सपोज करो पोजीशन वेक्टर है आपके पास r1 वेक्टर, ठीक है। m2 से सेकेंड मास का पोजीशन वेक्टर है आपके पास r2 वेक्टर, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेंटर से आपके पास है, सेंटर से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आपके पास है, ये इसको मैं बोल सकता हूं r सेंटर ऑफ मास। स्पेशल है तो स्पेशल नाम देता हूं, r सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। क्या आपके पास यहां तक क्लियर ये डायग्राम? अब समझना, सेंटर ऑफ मास से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सेंटर ऑफ मास से m1 का लोकेशन कहां पे आएगा? ये आएगा पोजीशन वेक्टर। सेंटर ऑफ मास से मैं बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास से। और m2 का पोजीशन वेक्टर कहां पे आएगा? सेंटर ऑफ मास से ये वाला आएगा। क्लियर? क्लियर है यहां तक? अच्छा, आप खुद ही लॉजिक सोचो, ये आपके पास है r2 वेक्टर, ये है r सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना हो जाएगा? बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, खुद ही सोचो। तो ये आपके पास देखना, ये आपके पास फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट है इस एरो का, ये वाले एरो का, ये इनिशियल, ये फाइनल। सेंटर ऑफ मास इनिशियल, ये फाइनल। तो आपके पास अगर मुझे इसका लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? r फाइनल माइनस r इनिशियल वेक्टर, यही तो आप लिखते थे इसका। अगर मैं ये वेक्टर को बोल रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं r2 ले लिया ना, मत बस ऐसे लिख देता हूं, r फाइनल माइनस r इनिशियल, ठीक है, क्लियर। r फाइनल क्या है बेटा बोलना? r फाइनल, तो r फाइनल आपके पास ये रहा, और r इनिशियल क्या रहा? r इनिशियल ये रहा, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, r फाइनल इसके लिए r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। सिमिलरली इधर वाले पॉइंट पे देखो, सेंटर ऑफ मास इनिशियल, फाइनल पॉइंट m1, फाइनल पॉइंट का आपके पास पोजीशन वेक्टर r1, इनिशियल पॉइंट का r सेंटर ऑफ मास, तो क्या आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज द r1 वेक्टर माइनस r सेंटर ऑफ मास वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज r1, इनिशियल इज r सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी या किसी बॉडी के बाहर वो पॉइंट है जहां पे नेट मास मोमेंट की वैल्यू अबाउट दैट पॉइंट इज 0 होगा। मतलब अगर मैं डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से चलूं तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना? मास, m से मैं मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, समझ लेना। तो मास
मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी 0। वही तो पॉइंट था, अभी एक्सप्लेन किया था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट क्या होती है, 0। बस वहीं से चला। निकालो बेटा मास मोमेंट। m1 सेंटर ऑफ मास से m1 का पोजीशन यही है, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, यहां से m1 का पोजीशन कितना, यही तो है आपके पास। तो मैं लिख सकता हूं, समझना, तो आपके पास m1 का मोमेंट कितना आ जाएगा, तो मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, तो m1 का डिस्टेंस r1 वेक्टर माइनस r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल्स टू m2 सेकेंड मास इज, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, नेट मास मोमेंट प्लस m2 ये कितना है ये बोलना, r2 माइनस r1 वेक्टर। m2 का सेंटर ऑफ मास से पोजीशन कितना, r2 वेक्टर माइनस r1 की जगह पे r सेंटर ऑफ मास है, सॉरी r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आप लिख सकते हो m1 r1 वेक्टर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस m1 r सेंटर ऑफ मास वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस माइनस m2 r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास r सेंटर ऑफ मास वेक्टर की वैल्यू आएगी, स्पेस नहीं है, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास यही आएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास 2 मास सिस्टम के लिए ही है, 3 मास सिस्टम के लिए नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज ओनली वैलिड फॉर द 2 मास सिस्टम। क्लियर है। तो अगर 2 सिस्टम हो, डिस्क्रीट सिस्टम हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या आया, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m1 प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर 3 मास सिस्टम होगा तो m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। 4 मास हुए तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये आपके पास 2 मास सिस्टम का आपके पास सेंटर ऑफ मास, और इसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़े, चलो बेटा चलो जल्दी आगे कुछ बढ़ा जाए, आगे कुछ करा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रीट मास सिस्टम आपके पास हो गया। अब मैंने अभी बोला 3 मास सिस्टम, 4 मास सिस्टम। अगर मेरे पास n सिस्टम ऑफ मासेस है, इसमें आपके पास अगर एक सिस्टम आपने बनाया और उस सिस्टम के अंदर n मासेस है, फॉर n मास, अगर उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मासेस n है, पॉइंट मासेस, ठीक है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो r सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस कहां तक, mn तक, कहां तक, तो यमन तक, mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 m4 कहां तक, mn तक, कहां तक, तो mn तक। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मासेस, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मासेस। क्या ये आपके पास क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? चलो थोड़ा सा
और डिटेल में जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके पास दो तरीके का पूछता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से क्वेश्चन आपके पास दो तरीके का क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप जेईई मेन एंड एडवांस, फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम आपके पास ऐसा देगा कि आपके पास कई सारे मासेस दे देंगे, जैसे मान के चलो 3 मासेस दे दिया। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम। अभी बेटा डिस्क्रीट मास सिस्टम ही चल रहा है, उसके आप प्रॉब्लम पे आ गए, फॉर्मूला आ चुका है अपने को एक कैलकुलेशन का, उस पर क्वेश्चन, फिर आगे का फॉर्मूला, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम, थर्ड फॉर्मूला, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में आपके पास सिंपल सा कुछ डाटा दे देगा, बोलेगा बताओ सेंटर ऑफ मास कितना, ठीक है ना। जैसे आपके पास लोकेशन दे देगा, जैसे आपके पास ये डाटा दे देगा, बोलेगा 1 kg है मास, दूसरा आपके पास यहाँ पे सपोज करो 2 kg है, यहाँ पे सपोज करो 3 kg है, ठीक है। इसका आपके पास वेक्टर पोजीशन दे देगा कि आपके पास इसका, या मान के चलो ये वहां पे मास नहीं है, सिंपल दे देगा 1 kg, 3 kg, 2 kg ऐसा मास दे देगा। एक और मास ऐड कर लो 2 kg का, ठीक है। सबका पोजीशन वेक्टर दे देगा आपके पास, r1 वेक्टर की वैल्यू दे देगी, r2 वेक्टर की वैल्यू दे देगा, r3 वेक्टर की वैल्यू दे देगा। एग्जाम में खुद मेंशन कर देगा इसका लोकेशन r1 r2 r3 ऐसे है। सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है ये। तो सीधा फॉर्मूला पुट करो, आंसर लाओ। क्या है, अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछा, कुछ नहीं करना है, देख लो क्या है। तो 1 into r1 वेक्टर प्लस 2 into r2 वेक्टर प्लस 3 into r3 वेक्टर, आपके पास सब ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, सारा वैल्यू रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये पहला बेसिक प्रॉब्लम पूछता है, आपको दिख जाएंगे। जनरली ये काफी लल्लू लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ सेंस ज्यादा बनता नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम आपके पास देगा, दूसरा प्रॉब्लम आपके पास दे देगा इस तरह का, समझिएगा, जहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। आपके पास क्या दे देगा कि आपके पास जैसे मास तो देगा, जैसे आपके पास XYZ खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मासेस आपके पास 2-3 पॉइंट मासेस दे दिए M1 सपोज करो, ये आपके पास है 1 kg, दूसरा मास दे दिया सपोज करो यहाँ पे 2 kg, तीसरा मास दे दिया यहाँ पे आपके पास 3 kg, एग्जाम्पल के तौर पे। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास सपोज करो दे दिया, दैट इज द, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास सपोज करो दे दिया 3 है यहाँ पे, इसको मैं लेता हूँ 4, ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 4, और ये दे दिया आपके पास 2। इसका लोकेशन सपोज करो दे दिया 1 4, इसका लोकेशन दे दिया आपके पास 0 3। ऐसा भी दे सकता है बेटा, इस तरीके से आर वेक्टर न दे करके कोऑर्डिनेट दे दे सारे मासेस का। तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट दिया है ना तो आर वेक्टर निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो आपके पास अगर मैं M1 का आपके पास पोजीशन वेक्टर निकालूं, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ M1, ये आपके पास R1 पोजीशन वेक्टर M1 का, तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ही तो बताता है आपके पास कितना है, आपके पास x में, तो x कोऑर्डिनेट इसका है 4, तो 4i कैप, क्योंकि पोजीशन वेक्टर, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर लिखते हो x i कैप प्लस y j कैप, x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। x आपके पास x कोऑर्डिनेट है, y इज द y कोऑर्डिनेट है आपके पास, तो ले लेते हैं। तो आपके पास x r1 का M1 का x कोऑर्डिनेट कितना 4i कैप और y कोऑर्डिनेट कितना 2i कैप, बस आ गया। r2 वेक्टर, r2 वेक्टर, r2 वेक्टर कितना आ जाएगा बोलना, तो आपके पास सेकंड मासेस, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये वाले मासेस आपके पास सेकंड मासेस है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट आपके पास 4j कैप, देखो 1i कैप एंड 4j कैप। r3 वेक्टर, r3 वेक्टर इसका बोलना, r3 वेक्टर का आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना है, तो x कोऑर्डिनेट r3 वेक्टर का आपके पास दैट इज द 0 3 है, तो आपके पास i कैप की जगह पे 0, j कैप आपके पास कितना आ जाएगा 3j कैप। सारे मासेस आपके पास M1
1 kg, M2 आपके पास दैट इज द 2 kg, M3 आपके पास दैट इज द 3 kg। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। फॉर्मूला अपने को क्या है, तो फॉर्मूला आपके पास R सेंटर ऑफ मास का आपके पास फॉर्मूला है दैट इज द M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस आप ऐड कर दोगे कितने मासेस है, 3 मासेस है, तो M3 R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। सारा वैल्यू दिया हुआ है, M1 की वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू पुट करो, M2 की वैल्यू पुट करो, R2 की वैल्यू पुट करो, M3 की वैल्यू पुट करो, R3 की वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ। तो ये आपके पास आ जाएगा R सेंटर ऑफ मास। तो अभी तक जो पढ़े हो यहां से बस इस 2 टाइप के प्रॉब्लम अभी तक बनते हैं, आगे भी बनेंगे प्रॉब्लम, लेकिन उसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तब आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, समझिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ा जाए। अभी आपने लिखा है R सेंटर ऑफ मास, बोलोगे यस सर लिखा है, तो R सेंटर ऑफ मास को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, X सेंटर ऑफ मास कहां से लिखा, देखो Z के का, देखो R को क्या लिख सकते हैं, X Y Z, अगर यहाँ पे COM तो यहाँ पे भी COM, यहाँ पे भी COM, यहाँ पे भी COM, हो गया। तो क्या मैं R सेंटर ऑफ मास को लिख सकता हूं X सेंटर ऑफ मास I कैप प्लस Y सेंटर ऑफ मास J कैप प्लस Z सेंटर ऑफ मास K कैप। क्लियर, क्या आपके पास ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपके पास पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल का केवल X सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा M1 उस मास की वैल्यू उसका X कोऑर्डिनेट, X1 X कोऑर्डिनेट, क्लियर। M2 सेकेंड मास उसका X कोऑर्डिनेट, M3 उसका X कोऑर्डिनेट। अगर आपके पास इस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ मासेस है तो आप क्या लिख दोगे, Mn एक्शन तक डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn, आपके पास Mn तक। अगर Y सेंटर ऑफ मास लिखना हो, नो प्रॉब्लम माय लॉर्ड, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अप टू आपके पास कहां तक, Mn तक, Mn Yn डिवाइडेड बाय टोटल मास इन द सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू आपके पास Mn। अगर Z आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, Z चिपका दो सब जगह, तो आपके पास हो जाएगा M1 उसका Z कोऑर्डिनेट, M2 उसका Z कोऑर्डिनेट, M3 उसका Z कोऑर्डिनेट अप टू Mn तक, Mn Zn डिवाइडेड बाय टोटल मास Mn2 Mn3, इस तरह से आपके पास Mn तक। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, या लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आगे सेकंड लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।